वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है कोलिजन। अब ये कोलिजन सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ छोटे मोटे एग्जांपल आना शुरू होते हैं। फोर व्हीलर चल रहा है, गाड़ी की टक्कर हो गई, एक फुटबॉल दूसरे फुटबॉल से टकरा गया, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था या साइकिल चल रही थी, साइकिल की गाड़ी वाले से टक्कर हो गई। तो हम जनरली कोलिजन का जो मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं एज पर इंग्लिश, वो यही करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है तो उसे कोलिजन कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में कोलिजन का मतलब केवल टक्कर हो तभी हो ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में कोलिजन को ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें मोमेंटम और एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उस फिनोमेना को हम कोलिजन कह रहे होते हैं। मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगा, आप लोगों को 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझाया गया था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में एक्सपेरिमेंट में यह बात बताई गई थी कि जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को जब गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया गया था, तो कुछ अल्फा पार्टिकल अनडिवेटेड पास हुए, या कह लीजिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडिवेटेड पास हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पाथ निकल कर आए थे, सेम पाथ पर निकल कर आए थे। तो यहां पर न्यूक्लियस के साथ में अल्फा पार्टिकल का कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी शेयरिंग हुई, मोमेंटम में एक्सचेंज हुए, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम हुआ, इसलिए यहां पर इसे कोलिजन डिफाइन किया गया। कोलिजन कितने टाइप का कोलिजन होता है? तो कोलिजन को ब्रॉडली 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सुन लीजिएगा वापस ध्यान से, एक इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इनका मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन जिसमें देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं यहां पर कि 3 तरह के कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनके एक एक करके मीनिंग समझ लेते हैं कि किस कोलिजन को किस कारण से क्यों कहा जाता है, या कौन सी फिजिकल सिचुएशन के कारण हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर पाते हैं कोलिजन्स को। भाई देखिए, किसी भी टाइप का कोलिजन लीजिए, पहला उठा लेते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। हम दो चीजों के बारे में ही बात करेंगे, मोमेंटम के बारे में और एनर्जी के बारे में। ऐसा कोलिजन जिसमें इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम या मोमेंटम कंजर्व रहे, एनर्जी कंजर्व रहे, इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहे, एनर्जी कंजर्व रहे, इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बराबर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन इलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। देखिए, इनइलास्टिक कोलिजन को क्या कहा जाता है? इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता है। ये इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करना, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। जैसे एक ऑब्जेक्ट चलता हुआ आया, टकराया, टकराने से क्या हुआ? आप जानते हैं टकराने से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे टक्कर हुई, टक्कर से साउंड आया, टक्कर हुई, टक्कर से साउंड के साथ में हीट भी डेवलप हुई। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी डिसिपियर्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और साउंड और अदर फॉर्म। और कभी कभी फ्रिक्शन में भी एनर्जी का लॉस होता है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज आइदर ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम कॉजिंग हीटिंग इफेक्ट। तो इसलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि इस कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर देखिए एक्सप्लोजन हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, पार्टिकल टूट जाए, तो कई बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी भी मिल सकती है। तो कभी कभी हम ऐसा कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनिशियल से बड़ी भी मिल सकती है, लेकिन वो किस केस में मिल रही होती है? जब एक्सप्लोजन हो जाए। देखिए, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब तीसरा कैटेगरी है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन केवल एक चेंज आएगा। देखो, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इस केस में भी रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन होगा क्या भाई? टक्कर के बाद, टकराने के बाद
जैसे कोई आया, बुलेट आया, बुलेट फायर की, यहां पे ब्लॉक लगा हुआ है, बुलेट आया, ब्लॉक से टकराया, बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ साथ चलने लगे, साथ साथ चलने लगे, परफेक्टली इनइलास्टिक, साथ साथ चलने लगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो एक ही चेंज आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक में, डिफरेंस क्या रहेगा? वो कोलिजन जिसमें टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चलने लगे, कौन सा कोलिजन कहलाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशल केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, if the colliding body join together after the collision then it is said to be perfectly inelastic collision. आइए, in other words the colliding bodies have a common final velocity after the perfectly inelastic collision. Being an inelastic collision, there is a loss of kinetic energy of the system during the perfectly inelastic collision. और ये जो लॉस होता है किस केस में? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम होता है। ये बात मैं आपको बोर्ड पे चल के जब डेरिवेशन डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आने वाली है। देखिए यहां पर इलस्ट्रेशन जो देख सकते हैं आप, बुलेट फायर की गई, ठीक है, ब्लॉक के साथ में, जो ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा गया था, बुलेट और ब्लॉक के बीच में जब कोलिजन हुआ तो क्या हुआ? पहला केस, ब्लॉक विल बी कोलिजन इलास्टिक कब होगा? देखना ध्यान से, तीनों के कोलिजन हम आपको समझा रहे हैं कि भाई बुलेट फायर हुई, ब्लॉक पर टकराई, कब कोलिजन इलास्टिक होगा, कब इनइलास्टिक होगा और कब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। देखो तो यहां पर कोलिजन बिटवीन द बुलेट एंड ब्लॉक विल बी इलास्टिक इफ द बुलेट रिबाउंड्स विद एग्जैक्टली सेम इनिशियल स्पीड एंड ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। ब्लॉक वहीं के वहीं रहे और बुलेट वापस रिटर्न बैक हो जाए, इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक एंड टू मूव जॉइंटली, दोनों साथ साथ चलने लगे, दोनों साथ साथ चलने लगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है। और अगर बुलेट जाए, ब्लॉक से टकराए और कुछ वेलोसिटी से रिटर्न आ जाए, लेकिन उतना वेलोसिटी से नहीं आए जैसा कि पहले जा रही थी, मानो 100 मीटर पर सेकंड से टकराई, तो लौटते समय 100 मीटर पर सेकंड ना हो या 100 मीटर पर सेकंड से कम हो, तब ऐसा हो रहा होता है। यहां पर कहा जाता है पार्शियली इलास्टिक कोलिजन नाम का कोई कोलिजन होता नहीं है, केवल होता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही होता है। लेकिन इनइलास्टिक में दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है परफेक्टली इनइलास्टिक और एक है नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हम क्या बात करते हैं कि मान लीजिए हमने एक बॉल लिया, h हाइट से उसको ड्रॉप किया, तो क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं? बॉल को लिया, ड्रॉप किया तो क्या होगा? नीचे जाएगी, टकराएगी, टकराकर अगर सेम हाइट तक आ गई, जिस हाइट से छोड़ी उसी हाइट तक आ गई तो, और ये पूरा के पूरा प्रोसेस अगर वैक्यूएटेड स्पेस में किया जाए तो सेम हाइट को बॉल अचीव कर लेगा जहां से इसे ड्रॉप किया गया है। इसलिए इस तरह के कोलिजन को कौन सा कोलिजन कहा जाएगा? तो इस तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं कि बॉल सेम स्टेज तक पहुंच जाए। जहां से ड्रॉप किया, मान लो 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया है, टकराई 10 सेंटीमीटर आई, रेयरली होता है। 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया, टकराती है, टकराने पे आवाज आती है, साउंड आता है, कुछ पॉइंट पर एनर्जी के कारण बॉल डिफॉर्म हो जाती है, और 10 सेंटीमीटर हाइट के प्लेस पे वो 8 सेंटीमीटर आई, 7 सेंटीमीटर आई, 6 सेंटीमीटर आई, इस तरह से होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसे केस में कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। इंस्टेड ऑफ बॉल, अगर बॉल के प्लेस पे आप क्या ले लेते? मिट्टी ले लेते और मिट्टी को उठा के ऐसा ड्रॉप करते, गीली मिट्टी। तो मिट्टी क्या होती? मिट्टी जाती और टकराती और चिपक जाती, वापस से रिबाउंड होती क्या? रिबाउंड नहीं होती, साथ में चिपक जाती, साथ में कांटेक्ट में आ जाती, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता। देखिए ये कोलिजन्स को समझने के बाद में आप और हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए एक डेरिवेशन सीखेंगे, इनइलास्टिक के लिए सीखेंगे, और पार्शियली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए हम डेरिवेशन सीखने वाले हैं कि वेलोसिटी किस तरह से निकाली जाती है। उससे पहले एक टर्म डिफाइन किया गया है, वो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कहा जाता है इट इज द रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब सर थोड़ा समझाइए, समझने के लिए बोर्ड पर आइए, समझने के लिए यहां पर देखिएगा आप, यहां पर आपके पास में M1 ब्लॉक, M1 ऑब्जेक्ट और M2 ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2 है। M1 जो जा रहा है, M1 U1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है और M2 U2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, बराबर है। मान लो कि ये 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है या 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो भाई 100 मीटर पर सेकंड वाला जाके किससे टकराएगा? तो 100 मीटर पर सेकंड वाला जाके 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। 100 मीटर पर सेकंड वाला जाके 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा भाई? जो 100 से चल रहा था और जो 20 से चल रहा था, आप जानते हैं टक्कर के बाद कांटेक्ट के समय तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ होगा, लेकिन टक्कर के बाद
हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज, कितना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, कौन कैसा है, इस पर डिपेंड होकर मान लीजिए m2 v2 वेलोसिटी से आगे टकरा गया, चला गया, और m1 v1 वेलोसिटी से पीछे आ गया, मतलब हमने इसको छोटा माना और हमने इसको बड़ा माना। तब टकराने से पहले वेलोसिटी है, टकराने से पहले मास है, टकराने के बाद वेलोसिटी और टकराने के बाद मास है, बराबर है। तो टक्कर से पहले की वेलोसिटी u1 u2, टक्कर के बाद की वेलोसिटी v1 v2। अब देखो यहां पर देखना टक्कर के बाद क्या हो रहा है, टक्कर के बाद ये इससे और ये वाला m2 दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, तो हम सेपरेशन वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां देखो टकराने से पहले क्या हो रहा है, m1 चलता हुआ आ रहा है, m2 के पास में आ रहा है, m1 चलता हुआ आ रहा है, m2 के पास में आ रहा है, पास में आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों के टर्म में एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है, देखिएगा ध्यान से, फॉर द कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स द नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए हमने अभी आप लोगों से यही कहा, तो नेगेटिव ले लीजिए, सेपरेशन की वेलोसिटी और अप्रोच की वेलोसिटी का जो रेशियो होगा उसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। और मैं ये बोर्ड पे डिस्कस करूंगा कि इसको किस तरह से यहां पे जो समझाया गया है m1 u1 और v2 के टर्म में। चलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और वेलोसिटी के सारे एक्सप्रेशन बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं इसे किस तरह से निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो टकराने से पहले वेलोसिटी पता है, मास पता है, तो टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी होगी और मास वेलोसिटी कैसी होगी दोनों ऑब्जेक्ट की, ये हमको बताना है। देखो यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, u2 से जा रहा है, ऐसा समझ के चलो कि ये 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो आप खुद ही बताइए कौन किसके साथ टकराएगा, ये रहा A और ये रहा B। चलिए बताइए कौन किससे टकराएगा। तो आप कहेंगे सर A वाला B से टकरा जाएगा, बराबर बात है, A वाला B से टकराएगा, क्योंकि ये फास्ट है या स्लो है, ये फास्ट या स्लो है, 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगा और ये 1 सेकंड में 100 मीटर चलेगा, बराबर है, 1 सेकंड में ये 20 मीटर चलेगा और ये 1 सेकंड में 100 मीटर चलेगा। और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, तो देखते हैं टकराएगा कि नहीं टकराएगा। 1 सेकंड में 20 चला, 1 सेकंड में 100 चला, तो 20 माइनस 100 कितना बचा, 80, तो 80 में कांटेक्ट में आ जाएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, टकराएंगे। तो बिफोर कोलिजन की कंडीशन ये रही आपके पास में, दिस इज द कंडीशन ऑफ बिफोर कोलिजन। अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। मान लीजिए टकराने के बाद की वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट v1 और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखिए मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किस तरह का है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। प्लास्टिक की बॉल दीवार से टकरा जाए, प्लास्टिक की बॉल दीवार से टकरा जाए, प्लास्टिक की बॉल दीवार से टकरा जाए, दीवार बहुत बड़ी होगी। दूसरा केस, एक ट्रक टू व्हीलर से टकरा जाए, पीछे से ट्रक आ रही है और यहां पे टू व्हीलर है, तो वापस देखो यहां हैवी, यहां पे लाइट। पहले केस में क्या था, यहां पे लाइट था, यहां पर हैवी था, बराबर है। अब एक टू व्हीलर दूसरे टू व्हीलर से टकरा जाए, तो ये भी एक केस हो सकता है ना। तो टू व्हीलर से टकराए, सेम कंपनी की हो, सेम मास वाले पर्सन बैठे हो, तो मास लगभग बराबर, तो मास बराबर भी हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, और एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है, वो लेटर ऑन हम देखने वाले हैं। लेकिन यहां समझिए, किसी भी कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कब कहा जा सकता है, या किसी भी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कब कहते हैं, जब उसमें दो बातें सेटिस्फाई हो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, या मोमेंटम कंजर्व हो और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलिजन बिफोर मोमेंटम, टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा, भाई इसका मास m1, इसका मास u1, वेलोसिटी u1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी u2, ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 v2। अब वहां पर टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 v1, इसका मोमेंटम होगा m2 v2। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो हम कह सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू हो गया आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2, हम ये कह सकते हैं। सो m1 u1 माइनस m1 v1
M2 V2 माइनस M2 U2। अब समझो ध्यान से, M1 कॉमन निकला, U1 माइनस V1, M2 कॉमन निकला, V2 माइनस U2, ऐसे ऐसा कहा जा सकता है। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इनिशियली कितना है, हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M2 U2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी समझिए हाफ M2 M1 V1 स्क्वायर, क्योंकि टकराने के बाद वेलोसिटी V1 है, यहां पर वेलोसिटी V2 है, आप इसे लिख पाएंगे हाफ M2 V2 स्क्वायर। हर जगह से हाफ कॉमन निकल गया, ये हो गया M1 U1 स्क्वायर, ये हो गया M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया आपके पास में M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो आगे से सॉल्व कैसे करेंगे, आगे आप इसे सॉल्व करेंगे M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर, M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा, ये रहा M1 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, U1 माइनस V1, U1 प्लस V1, M2 V2 माइनस U2, V2 प्लस U2, ये आपके पास में सेकंड नंबर इक्वेशन। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, मान लीजिए सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दिया गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सेकंड हो गया आपके पास M1 ये रहा, और इसको फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट से डिवाइड करने पर क्या होगा, M1 U1 माइनस V1 डिवाइड बाय M2 V2 माइनस U2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब इसका फर्क देखिए क्या पड़ेगा, U1 माइनस V1, U1 V1, V2 U2, M1 M1 कैंसिल, M2 M2 कैंसिल, तो आप इसे लिख पाएंगे U1 प्लस V1, इसे लिख पाएंगे आप V2 प्लस U2, U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2, U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, U12 V21। तो हम इसे कहते हैं U12 और V21 बराबर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो U12 का मतलब क्या हो जाएगा, U12 का मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो ये हो जाएगा, और V21 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो V21 V2 वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम लोगों के लिए है। तो दो एक्सप्रेशन ध्यान रखना है आप लोगों को, पहला एक्सप्रेशन आपके पास M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2, इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं, और इस इक्वेशन की मदद से जो फाइनली दोनों इक्वेशन की मदद से हमने रिलेशन निकाला है, एक वो रिलेशन है U1 प्लस V1 इक्वल टू U2 प्लस V2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें M1 M2 U1 U2 के टर्म में V1 V2 निकालना है। सुना ध्यान से स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, M1 M2 U1 U2 के टर्म में V1 V2 निकालना है। तो हम पहले केस में एलिमिनेशन मेथड से मान लीजिए V2 की मदद से ऐसा लिखेंगे V1 प्लस U1 माइनस U2। जब मैं V2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहां से V1 मिलेगा, भाई मैं V2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहां से V1 मिलेगा, मैं V1 निकालना चाहता हूं। फॉर V1 आप और हम लिख पाएंगे M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2, M2 V2 माइनस U2। मुझे चाहिए V1, तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया M2 बाय M1 V2 माइनस U2, आप इसे लिख पाएंगे U1 माइनस M2 बाय M1। चलिए अब हम किसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, यहां पर ये इक्वेशन हो गया, अब यहां पर V2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 बाय M1, V2 की वैल्यू है V1 प्लस U1 माइनस U2 माइनस U2। ठीक है, अब क्या लिखा जाएगा चेक करिए, अब लिखा जाएगा यहां पर U1 माइनस V1 इक्वल टू
m2 बाय m1 v1 प्लस m2 बाय m1 u1, और यहां -u2 तो -2u2 m2 बाय m1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। मुझे निकालना है v1, तो चलिए v1 के लिए क्या किया जाए, v1 को उधर भेज दीजिए। तो v1 निकालने के लिए आप लिख सकते हैं यहां पर u1 माइनस v1 एक तरफ कर देते हैं यहां पर, सो दिस विल बी u1 माइनस m2 बाय m1 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 अपॉन m1 इक्वल टू माइनस v1 इधर गया प्लस v1 m2 बाय m1 इंटू v1, ये एलसीएम। अब क्या फर्क पड़ेगा, m1 u1 माइनस m2 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस ट्वाइस m2 u2 अपॉन में m1, ठीक है। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, v1 कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस m2 अपॉन m1। अब क्या फर्क पड़ेगा यहां पर, ये भी चेक कीजिए, m2 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 इक्वल टू v1 m1 प्लस m2 अपॉन m1। अब m1 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 हर जगह से कैंसिल, सो m2 यहां m2 माइनस m1 नहीं है, m1 माइनस m2 है, ठीक है। तो m1 माइनस m2 इंटू u1 ट्वाइस m2 u2। अब यहां पर v1 ब्रैकेट में कितना है, m1 प्लस m2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल v1 चाहिए। अगर केवल v1 चाहिए तो दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर देंगे, तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से। जैसे ही आपने डिवाइड किया m1 प्लस m2 से, ये आपके पास में निकल कर आता है m1 प्लस m2, ठीक है। इससे m1 प्लस m2 गायब हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हुआ तो v1 का एक्सप्रेशन कितना निकल कर आया, चेक करो। v1 का एक्सप्रेशन निकल कर आएगा m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ v1, ठीक है स्टूडेंट। तो v1 निकल गया। अब v1 निकलने के साथ साथ मुझे चाहिए v2 की वैल्यू। अच्छा, मुझे अगर v2 रिक्वायर्ड है तो v1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर भाई v2 रिक्वायर्ड है तो v1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और v1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो हमें v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलिए v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे की जाए, आप इक्वेशन नंबर यहां पर सेकंड इक्वेशन में देखिए ध्यान से। सेकंड इक्वेशन में क्या दिख रहा है आप लोगों को, सेकंड इक्वेशन में v1 को एलिमिनेट करना है तो v1 निकालना पड़ेगा। तो v1 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा आपके पास में u2 प्लस v2 माइनस u1, v2 प्लस u2 माइनस u1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसा हमने अभी सॉल्व किया है वैसा के वैसा पूरा सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, m1 m2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पूरा सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन ये वाला मिलने वाला है। आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ v1 इनटू द इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉल्विंग, यू विल गेट दिस रिजल्ट, और वो रिजल्ट ऐसा होगा। बड़ा ही सिंपल रिजल्ट है, जैसा ये है उसी की तरह है। v2 यहां आएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय कितना, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में u2 ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास में v2 की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो ये है आपके पास v2 और v1 की वैल्यू। देखो इसको याद करने का टेक्निक सुनो ध्यान से, इसे याद कैसे रखा जाए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि v1 v2 कैसे याद रखें। तो याद करने का टेक्निक है, आपको लिखना क्या है v1, आपको लिखना क्या है v2। पहले दो ब्रैकेट बना दीजिए, यहां पे मैंने दोनों तरफ ब्रैकेट बना दिए। ब्रैकेट में डिवीजन में हर जगह पर क्या कर दीजिए, m1 प्लस m2 लिख दीजिए, हर जगह पर m1 प्लस m2 लिख दीजिए, ठीक है। हर जगह पर आप क्या कर दीजिए, m1 प्लस m2 लिख दीजिए। अब जैसे आपने हर प्लेस पर m1 प्लस m2 लिख दिया, बराबर, m1 प्लस m2 लिखने के बाद अगर यहां v1 है तो इस ब्रैकेट के बाहर u1 लिख दो, यहां u1 है तो इस ब्रैकेट के बाहर u2 लिख दो। वापस सुन लो, यहां v1 है तो इस ब्रैकेट के बाहर v1 के प्लेस पे यहां पर क्या लिख दो, u1, और यहां u1 है तो यहां पर क्या लिख दो, u2। यहां v2 है तो v2 के बाहर u2 लिख दो, और ये u2 है तो यहां पर u1 लिख दो। अब सुनना ध्यान से, ये v1 है तो m1 माइनस m2, v1 है तो m1 पॉजिटिव, v2 है तो m2 पॉजिटिव m1 नेगेटिव।
अच्छा यहां लिख दिया U1, U2 के साथ में M2 मल्टीप्लाई बाय 2, U1 M1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास में रिलेशन निकल कर आता है, चेक कर लीजिए, ये अवेलेबल है। याद रखने का तरीका फिर से एक बार देख ले, V1 लिखें, ब्रैकेट बना दें, हर तरह डिवाइड कर दें M1 प्लस M2। यहां V1 है तो यहां U1 लिख दें, यहां U1 है तो यहां पे U2 लिख दें। यहां V1 है जो है वहां पर पॉजिटिव रहेगा, M1 माइनस M2 और U2 M2 मल्टीप्लाई बाय 2। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या केवल इलास्टिक कोलिजन वर्ड जब यूज किया जाता है तो इसके लिए 3 केसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहां पर एक टर्म जो आपके सामने आया भी है, वो टर्म भी आप देख सकते हैं। गौर कीजिएगा इस टर्म पर, टकराने से पहले वेलोसिटी के एक्सप्रेशन और टकराने के बाद वेलोसिटी के एक्सप्रेशन। गौर कीजिएगा, हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, U12 इक्वल टू V21 होना चाहिए, U12 इक्वल टू V21 होना चाहिए, और इसी को E कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे कहा जाता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। दिस टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम का जो टर्म है, यहां पर देखो ध्यान से, आप इसी इक्वेशन से समझना, U12 इक्वल टू V21 है, इसे कहा जाएगा E, बराबर है। तो मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ जाएगा, V21 अपॉन U12, दैट इज इक्वल टू E। सो E इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये हो चुका है आपके पास में E V21 अपॉन U12, जिसे आप ऐसा लिख पाएंगे V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू आपके पास में 1 है, एक ही आप सीख गए। अब ये भी याद रखना है आपको, V1 और V2 के एक्सप्रेशन जो हमने निकाले हैं, ये एक्सप्रेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह यहां पर काम कर रहे होते हैं। डिवाइड बाय M1 प्लस M2, वापस से डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। यहां V1 है तो यहां M1 माइनस M2, V1 के प्लेस पे U1 लिख दो, यहां पे U2 लिख दो, यहां पे M2 लिख दो डिवाइड बाय 2, यहां पर M1 प्लस M2, वापस से डिवाइड कर दो M1 प्लस M2, यहां V2 है तो यहां U2 लिख दो, यहां U2 है तो यहां U1 लिख दो, यहां M1 मल्टीप्लाई बाय 2, V2 है तो M2 माइनस M1 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके 3 केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट कि भाई M1 आया, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, U1 वेलोसिटी से आया, M2 है लेकिन रेस्ट पर है, M2 है रेस्ट पर है, मतलब U2 0 है, और इसका जो केस है वो ये है कि दोनों के मास सेम है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, दोनों के मास सेम है। तब क्या होगा? मतलब क्या सर? मतलब ये 5 kg का मास, ये 5 kg का मास यहां पर 10 मीटर पर सेकंड से टकराया और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है या इलास्टिक कोलिजन है, तब क्या होगा? अगर इलास्टिक कोलिजन है तो V1 इक्वल टू, चेक करो थोड़ा ध्यान से, यहां हो जाएगा M माइनस M, पहले लिख देते हैं V1, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, U1 प्लस, ध्यान से देखिए भाई दोनों के मास सेम है, तो M माइनस M डिवाइड बाय क्या लिख पाएंगे आप? M प्लस M मल्टीप्लाई बाय U1, M U2 डिवाइड बाय M प्लस M। अच्छा M U2 डिवाइड बाय 2M, तो इससे कैंसिलेशन हो गया, तो V1 इक्वल टू आ गया U2 आपके पास में, ठीक है। V1 इक्वल टू आ गया U2। अब U2 कितना है? U2 है 0। मतलब क्या हुआ भाई, जो मोशन में था ये रेस्ट पर था, तो टक्कर के बाद क्या हुआ? टक्कर के बाद, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी V1, मतलब ये रहा A और ये रहा B। बोलो ध्यान से देखना, A किससे टकराया? A B से टकराया। भाई A किससे टकराया? तो A B से टकराया, बराबर है। टकराने के बाद क्या हुआ? A रेस्ट पर आ चुका है। A किस पर आ चुका है? रेस्ट पर आ चुका है। ये रहा A, ये रेस्ट पर आ गया है। तो हम कह रहे हैं V1 टकराने के बाद A की वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। टकराने के बाद A की वेलोसिटी जो है क्या हो गई है? 0 हो चुकी है। अब आइए समझिए ध्यान से, देखिए इस बात को। दूसरा है हम V2 की बात कर रहे हैं। अब जब V2 की बात कर रहे हैं तो M2 माइनस M1, चेक करना ध्यान से, दोनों के मास सेम हो गए, M माइनस M डिवाइड बाय M प्लस M मल्टीप्लाई बाय U2 ट्वाइस M U1, M प्लस M आपके पास आ चुका है।
V2 इक्वल टू आपके पास हो गया है 2m u1 डिवाइड बाय 2m, 2m कैंसिल हो गया, आपके पास में u1 निकल कर आता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ u1। अब ये u1 आता है तो ऐसे केस में हम क्या कह पाएंगे, हम कह पाएंगे V2 इक्वल टू u1, मतलब टकराने के बाद B की जो वेलोसिटी है, टकराने के बाद B की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी हो गई, वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब क्या हुआ, यहां पर एक वर्ड यूज होगा एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। जो रेस्ट पर था वो मोशन में आ गया है और जो मोशन में था वो रेस्ट पर आ गया। तो जो रेस्ट पर था वो मोशन में आ गया, जो मोशन में था वो रेस्ट पर आ गया। तो ये टर्म हम समझ गए। अब केस सेकंड समझना, केस सेकंड ऐसा समझना कि भाई मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, केस से समझते जाइएगा। भाई ये 2 kg मास है, ये 2 kg मास है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो u1 की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है, u2 की वैल्यू आपके पास 2 मीटर पर सेकंड है, बराबर है। अब जा रहे हैं, टक्कर हो गई, टक्कर हो गई तो दोनों के मास तो इक्वल है। अच्छा मास इक्वल है तो देखो यहां से ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि m माइनस एम जीरो टर्म हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2m डिवाइड बाय m प्लस m, मतलब 2m। तो हम ये कह सकते हैं v1 इक्वल टू u2। अब यहां पे देखो v2 कितना आएगा, m माइनस एम डिवाइड बाय m प्लस m। तो m माइनस एम डिवाइड बाय m प्लस m, तो mm ये तो जीरो हो गया, 2m डिवाइड बाय 2m, 2m कैंसिल हो गया। तो v2 की वैल्यू कितने लिख सकते हैं आप, तो v2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं u1, v1 हो गया u2 और v2 हो गया u1। मतलब क्या हुआ भाई, v1 की वैल्यू लिख दीजिए कितना, v1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए और v2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए। मतलब क्या हुआ, जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आफ्टर कोलिजन का डायग्राम चेक करो। तो आफ्टर कोलिजन में जो A है, मान लीजिए ये A है और ये B है, जो A है वो A किस वेलोसिटी से जाएगा, तो टकराने के बाद 2 मीटर पर सेकंड से, और टकराने के बाद किससे, ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा B। तो B हो जाएगा फास्ट, ये हो जाएगा स्लो। ये था पहले फास्ट, ये था पहले स्लो। अच्छा फास्ट और स्लो, आने वाला फास्ट था, जाने वाला स्लो था, पास आ रहे थे, अप्रोच हो रहे थे, पास आ रहे थे, अप्रोच हो रहे थे। टकराने के बाद पीछे वाला स्लो हो गया, आगे वाला फास्ट हो गया, सेपरेशन बढ़ रहा है। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो को जो डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखिए ये केस भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा केस समझते हैं हम कि भाई प्लास्टिक की बॉल, अरे भाई प्लास्टिक की बॉल दीवार से टकरा जाए, एक बॉल दीवार से टकरा जाए, या एक 2 व्हीलर दीवार से टकरा जाए, एक 4 व्हीलर दीवार से टकरा जाए। तो ये रहा दीवार जिससे टकराने की बात कर रहे हैं, ये रहा आपके पास में पार्टिकल जो मोशन करके आ रहा है, ये रहा m2 जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है m1 के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब m1 बहुत छोटा है m2 के रिस्पेक्ट में, और m1 बहुत छोटा है मतलब m1 अपॉन m2 बहुत ही छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, नियरली इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहां पर ये u1 है, ये आपके पास में u2 है, रेस्ट पर है, क्योंकि दीवार तो रेस्ट पे रहने वाली है, दीवार थोड़ी मोशन में आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, ईमानदारी से, आप दीवार पे प्लास्टिक की बॉल मारते हो, हिट करते हो, तो बॉल वापस आती है, दीवार आगे जाती है, बॉल वापस आती है, दीवार आगे जाती है। सर बॉल वापस आती है, बराबर है, दीवार तो आगे नहीं जाती ना। तो चलो पहले समझ लो कि u2 0 है। अच्छा u2 0 होने का इफेक्ट देखो क्या 0 है, v1 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो v1 कैसे लिख पाओगे, v1 लिख पाओगे m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में u1 है, ये आपने लिख दिया v1, ठीक है, v1 लिख दिया। अब समझना ध्यान से, भाई m1 बाय m2 के टर्म में रेशो चाहिए, m1 बाय m2 के टर्म में चाहिए, मतलब यहां से m2 कॉमन निकालेंगे, यहां से भी m2 कॉमन निकालेंगे, तो ये आ गया m1 बाय m2 माइनस m2 बाय m2। सर बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा, भाई इससे फर्क ये पड़ेगा, आपने m2 कॉमन निकाल लिया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, वापस इसमें से m2 कॉमन निकाल लिया तो m1 बाय m2 हो जाएगा, और ये आपके पास में 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ, आपके पास में u1 हो जाएगा। अच्छा m2 से m2 कैंसिल, v1, अच्छा m1 अपॉन m2 कितना आ गया 0, माइनस 1, 0 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय u1, तो v1 इक्वल टू कितना आ गया माइनस u1। सर मतलब बॉल को तुमने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था,
बोलो भाई कहां थ्रो किया था, राइट में किया था या लेफ्ट में किया था? बोले सर राइट में किया था। जब बॉल को राइट में थ्रो किया, अब समझना, तो V1 था, U1 था आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड, तो V1 टकराने के बाद हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड। मतलब जिस डायरेक्शन में आया है उससे एग्जैक्ट अपोजिट। और हम जानते भी है प्लास्टिक की बॉल को उठा के ऐसे थ्रो करो, जिस तरफ आती है उससे अपोजिट ही जाती है ना, बराबर है ना, उससे अपोजिट जाती है। तो पहला केस समझ में आ चुका है। अब V2 की बात करते हैं, मतलब टकराने के बाद दीवार की वेलोसिटी क्या होगी, टकराने के बाद वॉल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो टकराने के बाद देखो कौन सा टर्म जीरो हो रहा है आपके पास में, U2 तो जीरो है, U2 जीरो मतलब ये वाला टर्म जीरो है, ये वाला टर्म जीरो है, मैं इसे कह देता हूं V2। हाँ ये वाला देखो U2 जीरो है, इसका मतलब ये जीरो किया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो हो जाएगा। ट्वाइस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, तो हमने V2 लिख दिया, हमने लिखा V2 इक्वल टू ट्वाइस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब हमें क्या करना है, हमें M1 बाय M2 चाहिए, वी हैव ए रिक्वायरमेंट ऑफ M1 बाय M2। तो M1 बाय M2 निकालने के लिए यहां से M2 कॉमन निकाल लिया, तो ट्वाइस M1 U1, M2 कॉमन निकाला तो ये हो गया M1 बाय M2 प्लस 1। अब ये निकला तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, ट्वाइस ये हो गया M1 बाय M2 इंटू 1 अपॉन M1 बाय M2 प्लस 1 इंटू आपके पास में U1 है। अब चेक करो M1 बाय M2 कितना हो जाएगा भाई, M1 बाय M2 नियरली इक्वल टू 0 है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो V2 0 हो जाएगा, मतलब V2 अभी भी 0 ही रहेगा। तो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस से हम जानते भी है कि प्लास्टिक की बॉल को दीवार पर टकराने से प्लास्टिक की बॉल मोशन करती है, दीवार मोशन नहीं करती। देखो वही आंसर आ रहा है यहाँ पे भी, वही वेरीफाई हो रहा है। सर लेकिन डेली लाइफ में तो आप और हम जानते हैं सर, प्लास्टिक की बॉल टकराती तो आवाज आती है, बराबर है, इसलिए मैं इलास्टिक कोलिजन नहीं कह पाऊंगा उस कोलिजन को। और आप ये भी जानते हो जिस स्पीड से आप थ्रो करते हो उसी स्पीड से वापस नहीं आती, बराबर है, स्पीड से नहीं आती, मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं है। लेकिन समझा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको समझ में आए कि दीवार का मोशन नहीं होता भैया, मोशन होता है प्लास्टिक की बॉल का ही। अच्छा तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रक से एक बच्चा टकरा जाए। बोले सर ट्रक से बच्चा टकरा जाए, अरे कहने का मतलब बच्चा जा रहा था टू व्हीलर पे या साइकिल पे जा रहा था, होता है ना सर, जब बच्चा साइकिल पे जा रहा है और पीछे से ट्रक आ रही है तब क्या होगा, तब यह होगा कि इस बार बच्चे का मास जिससे टकरा रहे हैं, बराबर है, जिससे टकरा रहे हैं, जो हमारा टारगेट है उसका मास छोटा हो गया, और जो टकरा रहा है मतलब ट्रक टकरा रहा है, ट्रेवल करके आ रहा है, तो टकराने वाला जो ट्रेवल करके आता है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का मास बड़ा है, टारगेट का मास। मैंने ऐसा बना दिया है कि मान लो ट्रक ट्रेवल करके आ रहा है, ये किसी बच्चे से टकरा रहा है, समझ जाओ थोड़ा सा। अब ये आपके पास में मास है M1, ये मास है M2, बराबर है। अब ये बेचारा बच्चा क्या है, बच्चा मोशन भी कर सकता है और रेस्ट पे भी रह सकता है, दोनों बातें हैं भाई। मान लो मैं मानता हूं कि ट्रक आ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और बच्चा आ रहा है 80 नहीं लेते, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोलते हैं, और बच्चे को कहते हैं ये हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसा समझते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर सर है M1 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है M2 से, तो हम ये कह सकते हैं M2 की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है 1 से और नियरली इक्वल टू 0 है। M2 की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है 1 से या नियरली इक्वल टू 0 है, हम ये कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये U1 है ये U2 है, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से, तो 90 इंटू 5/18 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम बात कर रहे हैं। 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 सेकंड में 25 मीटर जाएगा, मतलब बहुत ही फास्ट है। 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब 5/18 5/2 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2.5 मीटर चलेगा, जब तक ये 25 मीटर चल जाएगा। तो सही बात है, ये तो स्लो है ये फास्ट है। तो अब क्या करेंगे भाई, सर इस केस में बच्चा मोशन कर रहा है, U1 भी है U2 भी है, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि वो बच्चा, ये पर्सन जो है वो रेस्ट पर खड़ा हो, ठीक है, खड़ा हो सकता था ना, अगर वो खड़ा होता था तो U2 0 कर देना था, अगर वो खड़ा होगा तो U2 0 कर देना, 0 कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा। चलो समझते हैं। पहला है M1 V1, हमें एक हिंट मिल गई है कि M2/M1 शुड बी वेरी लेस देन, बराबर, नियरली इक्वल टू 0 है।
तो हमें जो भी करना है वो m2 by m1 के रेशो में निकालना है। तो देखो पहले v1 लिखते हैं, लिखने का तरीका सुन लो, मैंने बताया हमेशा ब्रैकेट क्रिएट कर दो, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर दो, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर दिया। ये v1 है तो इससे आप u1 लिख दो, ये u1 है तो इससे आप u2 लिख दो। अच्छा v1 है तो इससे आप लिख दो m1 माइनस m2, इसे लिख दो आप m2, इसे लिख दो 2। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें m2 by m1 के फॉर्म में चाहिए, वी हैविंग द रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ m2 by m1। तो m2 by m1 में निकालने के लिए m1 कॉमन निकाल लो। इस बार m1 कॉमन निकाले तो ये हो गया m2 by m1 और नीचे हो गया 1 प्लस m2 by m1। ठीक है, ये हो गया u1, ये हो गया ट्वाइस m2 u2। यहां से हमने m1 कॉमन निकाल लिया, m1 कॉमन निकाला तो 1 प्लस m2 by m1 हो गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, यहां पर m2 by m1 आ गया और m2 by m1 को कर दो 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। अच्छा 1 माइनस m2 by m1 तो ये 0 हो गया, 1 माइनस m2 by 1 प्लस m2 by m1 तो ये 0 हो गया, m1 कैंसिल हो गया, तो v1 इक्वल टू कितना आ गया, v1 इक्वल टू आ गया u1, v1 इक्वल टू आ गया u1। तो v1 की वैल्यू u1 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब भाई ट्रक जिस स्पीड से जा रही थी बच्चे से टकरा भी गई। आप बताओ, खुद ही बताओ, ट्रक की स्पीड बदलती है क्या बच्चे से टकराने से? अरे आप खुद ही जवाब दो कि ट्रक चलते हुए आ रही है और बच्चे से टकरा गई, तो ट्रक की स्पीड बदलेगी या बच्चे की बदलेगी? सर बोले ट्रक की तो नहीं बदलती, बच्चे की बदलेगी। तो देख लो यहां पर वो भी बदल नहीं रहा है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, मतलब टकराने के बाद भी ट्रक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली है, 90 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली है। अब समझ लो। अब बात करते हैं बच्चे की स्पीड का क्या होगा। तो देखो ध्यान से, बच्चे की स्पीड कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा v2 इक्वल टू आ गया m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। बता चुका हूं, ब्रैकेट क्लोज कर दो, m1 प्लस m2 लिख दो, यहां u2 है, यहां पर u1 लिख दो, यहां u1 लिखा, m1 लिख दो, ये 2 लिख दो। मुझे चाहिए m2 बाय m1 के टर्म में, तो वापस m1 कॉमन निकाल लो, m1 कॉमन निकला, m1 कॉमन निकला, तो ये हो गया m2 बाय m1, m1 कॉमन निकल गया। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं m2 बाय m1 प्लस 1 माइनस 1 u2 प्लस, ध्यान से सुनना, ट्वाइस m1, यहां से मुझे m2 बाय m1 का टर्म चाहिए, m2 बाय m1, तो m1 कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस m2 बाय m1 मल्टीप्लाई बाय u1। अब चेक करो बच्चों ध्यान से, m2 बाय m1 को क्या लिख सकते हो, तो आप m2 बाय m1 को 0 लिख सकते हो। जैसे आपने m1 m1 कैंसिल किया, इसे लिखा 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 बराबर, इसे लिखा u2, ये लिख दिया आपने ट्वाइस, यहां देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस u1 आ गया, 1 प्लस 0 आ गया। तो एक्सप्रेशन क्या कन्वर्ट हुआ, चेक कर लो ध्यान से। तो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हुआ, चेक कर लेना ध्यान से, एक्सप्रेशन क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, आपके पास में कन्वर्ट हुआ है, वो है v2, क्या हुआ, v2 दैट इज इक्वल टू माइनस u2 प्लस ट्वाइस ऑफ u1। सो v2 इक्वल टू हो गया ट्वाइस u1 माइनस u2, इसे ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, पहले बताइए 2 मल्टीप्लाई बाय, ट्रक आ रहा था 25 मीटर पर सेकंड से, बच्चा जा रहा था 2.5 मीटर पर सेकंड से, तो टकराने के बाद 50 माइनस 2.5, 50 माइनस 2.5, तो हम इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 50 माइनस 2.5, तो ये आपके पास हो जाएगा 50 टू गया 48, 47.5 मीटर पर सेकंड। मुझे बताइए 47.5 मीटर पर सेकंड स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी? बोले फास्ट नहीं होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी। सर फास्ट नहीं होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी, तो आप जानते भी हैं जब ट्रक बच्चे से टकरा जाए तो बच्चा बहुत तेजी से आगे जाके बहुत दूर जाके गिरता है, और यही तो बात हम कॉलिजन में समझ रहे होते हैं। सर लेकिन आपने जो एग्जांपल लिया है उसमें आपने एनर्जी लॉस माना है क्या? भाई मैंने नहीं माना एनर्जी लॉस। एक्चुअलिटी में टक्कर होगी, साउंड होगा, हीट भी डेवलप होगी, लॉसेस भी होंगे, मासेस भी टूटेंगे, हाथ पैर भी टूटेंगे, इधर उधर जाके गिर जाएंगे, M2 में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन हम बस समझाने के दृष्टिकोण से आपको बताया कि कितने केसेस होते हैं। तो चलिए इन शॉर्ट हमने परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या सीखा। इन शॉर्ट हमने इलास्टिक कोलिजन में सीखा कि इसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों सेम रहती है, कंजर्व रहती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, V21 अपॉन U12 होता है। इसमें हमने सीखा कि दोनों मासेस, देखो अगर मासेस सेम हो तो क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज होती है।
वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज होती है। अच्छा, लाइट वाला मास अगर प्रोजेक्टाइल हो, प्रोजेक्टाइल मतलब ट्रेवल करके आए, और हैवी मास क्या हो, टारगेट हो, तो ये हमने एग्जांपल भी लिया था, बॉल किससे टकरा जाए, बॉल टकरा जाए वॉल से, तब क्या होता है, बॉल की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, लेकिन टारगेट की मतलब वॉल की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। और तीसरा केस आपके सामने देखा कि जब चलती हुई फोर व्हीलर या ट्रक टकरा जाए किसी बच्चे से, तब बच्चे की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ट्रक की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।